नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ कैसे पढ़ा जाता है वो आप सीखें। साथ ही करंट अफेयर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी आपको इन वीडियो से जानकारी मिलेगी। पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का उपयोग कीजिए। और न्यूज़पेपर भी कैसे रीड किया जाए, उसमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाए, ये भी इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना कितने जिलों में प्रारंभ की गई? 51, 100, 200, 251। और ये पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों आएगा इसको आप पहले तो समझ लीजिएगा कि आने की संभावना इसकी क्यों है। 11 अक्टूबर को, इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा ओरिजिनल ऑफिशियल प्रेस रिलीज के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्रेस रिलीज दिख रहा है यहाँ पर। ये 11 तारीख का प्रेस रिलीज है, दिख रहा है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का शुभारंभ। आज 11 अक्टूबर का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। यानी पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना किस तिथि को शुरू की गई? तो ये 11 अक्टूबर को शुरू की गई। ये पहला अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। और ये योजना अकेले शुरू नहीं हुई। तो ये योजना, दो योजनाएं आपस में जो अगर कहा जाए लिंक करके जो है वो शुरू की गई। एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री जो है वो धन्य धान्य कृषि योजना, और दूसरी जो है वो है दलहन आत्मनिर्भर मिशन। यानी दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि दलहन आत्मनिर्भर मिशन के लिए और प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के लिए डेट आपको जो है वो याद रखना है, 11 जो है वो अक्टूबर की यहाँ पर। और वो 11 अक्टूबर की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अभी हम बात करेंगे। तो नीचे स्क्रीन में हम देखें क्या क्या हमको याद रखना है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों में नया क्रांति अभियान 2025 से 2031, यानी 6 साल के लिए इसमें टारगेट्स हैं। योजना 2000, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से कब तक के लिए है? 2025 से 2030, 2025 से 2031, 2025 से 2026, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। पूरा ही इंपॉर्टेंट है कि 100 आकांक्षी जिले जो हैं कृषि के, उनके लिए जो है वो इसमें बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर और उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसके हम दलहन पर भी आत्मनिर्भर होंगे। देखिए, अगर हम इसमें एक जर्नी दी है उन्होंने, जो जनरली हम लोग कहीं पढ़ते नहीं। सोचिए अगर आपको ये प्रश्न कर लिया जाता कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्सेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो क्या आपको ये आंसर याद रहता? यहाँ पर हमको दिख रहा है क्योंकि दलहन के लिए हमने मिशन शुरू किया। एक्चुअली देखिए, ये जो सन सन लिखा हुआ है 66, ये लगभग वही सन है जिस समय 66 के बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ रहे थे। नीचे आपको दूसरा सन दिख रहा होगा 1969 टू 74, इस समय पल्सेस डेवलपमेंट मिशन जो है वो स्कीम शुरू की गई। यानी जिस समय हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो रहे थे, गेहूं और धान के उत्पादन में आगे बढ़ रहे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने इन फसलों के ऊपर काम किया, इनके HYV सीड्स डेवलप किए और कृषि के अंदर उत्पादकता को बढ़ाया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे हम आज गेहूं चावल में तो आत्मनिर्भर हो गए, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं हो रही, जबकि हम अच्छे खासे एक्सपोर्टर की भूमिका में। बट आज भी भारत में दलहन फसलों को हम इंपोर्ट करते हैं। यानी जो पल्सेस क्रॉप है उनको इंपोर्ट करते हैं, और उनके प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन है। आप खुद सोचिए, आपने कभी सुना कि गेहूं 50 रुपए किलो हो गया, कि 20 रुपए किलो हो गया, कि 70 रुपए किलो हो गया? फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। बट आपने हमेशा सुना होगा कि दाल 120 रुपये हो गई, 80 रुपये हो गई, 70 रुपये हो गई, हमको उसके ऊपर आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो इस नजरिए से आपको याद रखना है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की तरह ही 100 जिले इसके लिए चुने गए। ये वो आकांक्षी जिले नहीं, अलग से 100 जिले हमने इसमें जो है वो चुने। उनमें ये योजना एज ए एक्सपेरिमेंटल जो है वो शुरू की जाएगी। दूसरा, साथ ही लिखा है कि 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भर मिशन इसमें किसानों को मदद करेगा। और दलहन फसल जो है वो इसमें नीचे लिखा है कि मोस्टली हम इसमें तुअर, उड़द, मसूर दाल की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। दाल की खरीदी की उचित व्यवस्था की जाएगी। देश में करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा यहाँ पर ये। और दलहन के उत्पादन में हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऐसे दोनों तीनों चीजें इसमें लिंक हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जितने फिगर्स मैंने बताए हैं, नंबर 1, हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन आ जाए कि पल्सेस डेवलपमेंट मिशन जो स्कीम कब शुरू हुई, ये पुराना हिस्टोरिकल आपको याद रखना है।
दूसरा, एक और यूनिक क्वेश्चन है कि जो आपको नीचे दिख रहा है, एक्सिलरेटेड पल्सेस जो है वो प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P। अभी सोचिए अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम वाला ये लिख दे यहाँ पर ऐसे, A3P का संबंध है, अब हमारा जो अगर कहा आ जाए कि जो अगर कहा आ जाए कि दिमाग खराब हो गया, या क्योंकि वो हम जो है वो प्रोग्राम को लिंक ही नहीं कर पाए कि वो दलहन फसलों से जो है वो लिंक है। तो हमें दिख रहा है कि जब A3 प्रोग्राम वॉज द मोस्ट कॉमनली refers to accelerated pulses production program is the Indian government initiative launched under the national food security mission। अगर आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये अमृत क्वेश्चन है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये टॉपिक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सिलेबस में यहाँ पर अगर कहा जाए। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपना कोई दोस्त कर रहा हो अभी जो FSO का एग्जाम है, पूछो कि यार तुमने A3P का नाम सुना है, तो वो कहेगा कि हाँ यार हमने सुना है या नहीं सुना। अगर नहीं सुना है तो भाई तुमने ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो सिलेबस में कोर टॉपिक है उसके ऊपर कैसे काम किया। तो अब लिंक वाले क्वेश्चन जो है वो आने लगे। तो पहला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट जो है वो समझ पड़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है। ये 2024 में ही ये OTT प्लेटफॉर्म आया। ऑप्शन है गूगल, प्रसार भारती, कला संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और स्टार नेटवर्क। तो इसका एक्चुअल आंसर जो है वो है प्रसार भारती। अब ये है क्यों और अभी न्यूज में क्यों है उसको पहले समझे। तो देखिए, इंडियाज एपिक महाभारत रिटर्न टू नेशनल टेलीविजन, यानी जैसे हमने देखा था कि जब कोविड आया 2020 में, तो हमने रामायण को राष्ट्रीय जो अगर कहा जाए टेलीविजन पर लाए, लोगों ने उसको एक बार फिर से देखा। उसी प्रक्रिया में अब वो जो एपिक है यानी महाभारत हमारा, उसको फिर से ला रहे हैं। और उसको ला कहाँ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा कि भाई इसको हम जो है वो नेशनल चैनल पर तो लाएंगे ही लाएंगे, इसके अलावा OTT पे भी लाएंगे। और जो OTT है इसके लिए वो है वेव्स OTT। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार एक्चुअली ये वेव्स OTT, क्योंकि आपने नेटफ्लिक्स सुन रखा है, अमेजॉन सुन रखा है, G5 सुन रखा है, सोनी लिव सुन रखा है, ऐसे तो बहुत सारे आपने जो अगर कहा जाए OTT जो है वो प्लेटफॉर्म सुन रखे हैं। क्या आप खुद ईमानदारी से सोचिए, क्या आप में से कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुन रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रसार भारती का खुद का भी OTT प्लेटफॉर्म है जो 2024 से ही ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो यहां मैंने इसीलिए कि वेव्स OTT ने वैश्विक पहुंच और जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका, ये पुराना पोस्ट लगाया मैंने। तो तेजी से बढ़ते ओवर द टॉप OTT को कहा जाता है, ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे वेब्स OTT ने प्रमुख मानकों में वृद्धि हासिल करी। और डस 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 बाकी तो हमारे लिए काम का नहीं, ये प्रसार भारती का है। तो कभी कोई आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे, देखो भारत में हमारे खुद के द्वारा डेवलप किए गए कई प्लेटफॉर्म्स हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे हैं। अगला वन लाइन का है, एग्जाम में बहुत अंदर नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस टू द पॉइंट आ जाते हैं कि रोड मेप फॉर द जॉब क्रिएशन इन द AI इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि IMF के द्वारा की गई, कि वर्ल्ड बैंक के, SOCHAM, फिक्की, ये सब जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने ये जारी करी है अभी रिपोर्ट। स्क्रीन पे दिख रहा है, रोड मेड फॉर जॉब क्रिएशन इन AI इकोनॉमी। उद्देश्य है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उससे कुछ सेक्टर की जॉब तो ये ले रही है, लेकिन नए जॉब क्रिएट कर रही है। अगर 100 जॉब जा रही है तो 150 की स्थिति भी पैदा कर रही है। जैसे आप सोचिए कि क्या हम में से किसी ने 10 साल पहले तक गिग इकोनॉमी का नाम सुना था? नहीं सुना था। आज गिग इकोनॉमी आ गई। आज घर के छोटे मोटे ग्रोसरी सामान की डिलीवरी से लेकर अगर कहा जाए ओला उबर तक भी गिग इकोनॉमी में आती है। गिग इकोनॉमी मतलब जो फ्रीलांसर लोग काम करते हैं, जो आपके घर डिलीवरी देने के लिए जो लोग आते हैं, वो एग्जैक्टली जिस इकोनॉमी का हिस्सा उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। उसमें AI ने बहुत हेल्प करी और उसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि अब हमारा जो जॉब का ये 35-40 पेज की रिपोर्ट है, मेरे पास ये रिपोर्ट भी ओरिजिनल, बट ये रिपोर्ट अभी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बट इसमें बताया गया कि हाँ हम जॉब क्रिएशन के लिए कुछ अब काम कर रहे हैं और ये 3 सेक्टर्स में हम काम करेंगे। वो मैं आपको तीन उसके एक पैरामीटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 1 मिनट, मेरे पास इसकी रिपोर्ट पड़ी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन पर है नीति आयोग। यहाँ पर अगर कहा जाए रोड मैप फॉर द जॉब क्रिएशन इन द इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट है, सामने दिख रही है, अक्टूबर 2025। ज्यादा इसमें जो जो टीम में है वो हमारे कोई काम के नहीं है। हाँ, लेकिन एक दो नाम जैसे आपको V R सुब्रमण्यम जो है वो नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो CEO नीति आयोग हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी इसके अंदर इस रिपोर्ट में हमारे कोई काम का नहीं। एक लाइन जो है मुझे लगा है कि अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर का पढ़ाई करते हैं तो आप ये चार्ट को समझते हैं
कि जब एआई आएगा तो चेंज इन दी वर्क, यानी जो प्रक्रिया है हमारी काम करने की, उसमें हमको बदलाव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चेंज इन वर्कर, जो काम करने वाले उनमें भी हम हमको जो है वो अगर कहा जाए बदलाव, और चेंज इन वर्क फोर्स, यानी इन तीनों के साथ संतुलन करते हुए हम नए सेक्टर्स को जो है वो लेकर आगे आ पाएंगे। उस हिसाब से बस इतना याद रखना, और कुछ हमारे काम का नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आपको लगता है कि आखिर करंट अफेयर्स में क्या ये न्यूज में है? न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि एक दैनिक भास्कर में आर्टिकल छपा है, बट इसी से हमारे कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने लिखा हुआ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान, यानी इसमें मैच द कॉलम था। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, बिल्कुल राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं, ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, यस ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। और अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, यस ये छत्तीसगढ़ में। अब ये प्रश्न क्यों लिया? एक तो अचान कमार तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, आपको लगेगा यार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे है, और अमरकंटक से लगा हुआ है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर। बट अगर मुकुंदरा नहीं पड़ा हुआ, तो वो मुकुंदरा से क्या होता, कंफ्यूज करते हुए मुकुंदपुर टाइगर सफारी चले गए, पता चले तुम सतना और उसके आसपास घूमे आए। तो प्रश्न कैसे बनते हैं यहां से देखिए, 20 नवंबर के बाद तीनों राज्यों में होगी बाघों की शिफ्टिंग। एमपी से बाघों को आबाद होगा राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब नीचे लिखा है मध्य प्रदेश के बाघ जल्द ही राजस्थान के वीरान पड़े मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व में दहाड़ेंगे, उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और छत्तीसगढ़ के अचान कमार में। ये ऑलमोस्ट हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, बाघ का मूवमेंट हमारे यहाँ से इनमें हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और बाघों की अब वो समय आ गया है कि अब ये बिल्कुल ना सोचें आप कि अब कोई राज्य कहे कि साहब हम तो टाइगर स्टेट है तो हमारे पास होना चाहिए, हम दूसरे राज्य को नहीं देंगे, नहीं। एक्चुअल अब समय वही है, क्योंकि देखो बाघों के साथ एक सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो होता है उनकी टेरिटरियल इश्यूज। वो अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं, और कई बार वो शावकों को भी मार देते हैं, बाघ उनके जो बाघिन होती है उनके साथ जो शावक होते हैं उनको भी मार। तो टेरिटरी जैसे इंसानों में सीमाओं को लेकर विवाद होता है, वैसे ही बाघों में भी सीमाओं को लेकर विवाद होता है। तो अगर उस टेरिटरियल डिस्प्यूट को कम करना है तो बाघों को इधर उधर शिफ्ट करके ही एक प्रकार से करा जा सकता है, या तो हम जो टाइगर रिजर्व है उसकी सीमा को बढ़ा दें। तो वो हमारे लिए बड़ा, हमारे बस का काम है नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो अच्छा है कि अगर यहाँ 10 हैं तो यहाँ से निकाल के किसी दूसरी जगह 5 शिफ्ट कर दो, तो यहाँ की उनकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, है ना। अब सरकार क्या करती है वो तो देखने वाली बात है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन करंट का नहीं, लेकिन जो मैंने कहा ना 17 जो अक्टूबर को जो पेपर में ये छपा, वो इनडायरेक्टली आपको आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन तैयार करा रहा है। आपसे कोई पूछ ले कि देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, आपसे पूछ ले अचान कमार जो है वो टाइगर रिजर्व कहाँ है, या आपसे पूछ रहे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो हमको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे? दो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही प्लान किए कि आप अगर न्यूज पेपरों को ठीक से पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें, जैसे यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, तपोभूमि के जंगल बचाने संतों की पहल, खनन से जंगल ही नहीं च्यवन ऋषि की तप स्थली, ऋषि कश्यप का कठोबा आश्रम और जैन तीर्थ भी खतरे में। इंदौर खंडवा लाइन का ये एक आर्टिकल है। तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के नाम लिखे हैं, जैसे अब आपको इस आर्टिकल को पढ़कर ये पता चल गया कि कठोबा आश्रम कहाँ है। आपको इससे पता चल गया कि सिद्धवर कूट नामक जो है वो जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। आपको इससे ये पता चल गया कि च्यवनप्राश के जनक, जो अगर कहा आ जाए ये जो च्यवन ऋषि हैं इनकी तप स्थली जो है वो कहाँ है। ये तीनों और भी इसके अंदर बहुत सारा आर्टिकल है, बहुत सारा जो आर्टिकल है इसमें। ये मैंने इसीलिए बताया कि आप इस तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपके वो क्वेश्चन तैयार होते हैं जो गाइड में या बुक में कहीं छूट जाते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आपके अगर कहा जाए कि टूरिज्म से रिलेटेड। अब आप सोचिए ना, दिमाग लगाइए, मान के चलिए एग्जाम वाला आपसे ये पूछ लेता कि मध्य प्रदेश में कठोबा आश्रम कहाँ पड़ता है, आपको एग्जैक्ट नहीं याद होता, तो भी थोड़ा लिंक होता है कि यार इंदौर खंडवा के आसपास कुछ है, तो वहां से एलिमिनेट कर सकते हो कि पता चले एक मंडला दे दिया, एक उसने डिंडोरी दे दिया, एक उसने सागर दे दिया, तो हम वहां तक जा सकते। क्या ये चीज जो है वो हमारे मतलब आंसर तक जो है वो हमको ले जाएगी। तो इस ऐसे ही जो अगर कहा जाए क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे बनते हैं यहाँ पर। जैसे सोचिए, इस क्लास में इंदौर खंडवा की बात हो रही, कितने बच्चों को ये मालूम है? ईमानदारी से सोच के बताइए।
कि सिद्धवर कूट नामक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जैन धर्म का, और वो उस जगह के पास है जहाँ हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और जगह है ओमकारेश्वर, उसके पास पड़ता है सिद्धवर कूट। तो कितनों को ये मालूम है कि सिद्धवर कूट जो है, जिसको अपन मंदाता बोलते हैं, ओमकारेश्वर, उसके पास ही सिद्धवर कूट है। तो जैन तीर्थ स्थल सिद्धवर कूट, अब यहां पढ़ लिया तो आपको चलो ओमकारेश्वर याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऊपर हेडलाइन क्या दिख रही है कि यार ये इंदौर खंडवा के आसपास ही कहीं होगा, तो चार ऑप्शन होते हैं, वो खंडवा लिख देता, दूसरे में मान के चलो वो ग्वालियर लिख देता, तीसरे में वो बैतूल लिख देता, चौथे में वो कहीं सतना लिख देता, तो हम आंसर तक चले जाते। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या आप हमेशा याद रखिएगा, कोई जैसे पूछता है ना कि भाई प्रश्न जो है वो बनेंगे तो हमसे कैसे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उनकी क्या जो है वो भूमिका होगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल आर्टिकल में जो है वो दिखाता हूँ, सिद्धवर कूट जैन स्थल, ये हम चले गए, यहां से हमने ये टाइप कर लिया, और हमारे पास आ गया कि सिद्धवर कूट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, जो ओमकारेश्वर के पास नर्मदा और कावेरी नदियों के साथ, आपको मालूम है कि कावेरी यहाँ एक छोटी नदी है जिसके पास ही ओमकारेश्वर है, और वहीं ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी है। ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, डैश डैश डैश, ये हमको एक आर्टिकल जो है वो मिला, और आचार्य विद्यासागर जी से जुड़े हुए किसी जो है वो एक वेबसाइट है उसके ऊपर मिला। इसके अलावा कोई जैन मंदिर ओआरजी है, यानी वेबसाइट है, उसमें भी हमको मिला कि सिद्धवर जो है वो कूट मोक्ष भूमि है यहाँ पर। अब मेरा ये प्रश्न है कि टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि हम में से कितनों को मालूम है कि सिद्धवर कूट कहाँ है, और क्या इसको हम करंट अफेयर से जोड़े, आंसर इज नो। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्नों की बड़ी मतलब अगर कहा जाए वेटेज होती है, तो आप कम से कम ऐसे न्यूज़पेपर में थोड़ा सा अपने जो अगर कहा जाए रुझानों को बदलें उससे। अगला जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों के लिए है जिनका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है, 101% उनको ये क्वेश्चन आ रहा है, आप एग्जाम से निकलने के बाद मुझे क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई पेपर सेटर समझदार किस्म का पेपर सेटर होगा तो जरूर देगा। गुवाहाटी में आयोजित कोडेक्स के 8वें सत्र में किस मसाले के लिए कोडेक्स मानक निर्धारित किए गए? आपको मालूम होगा मसालों के लिए जो मानक निर्धारण करते हैं उसके लिए कोडेक्स नाम का एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, और जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से कोडेक्स का गठन हुआ। पहला है उसमें वनीला, ऑलमोस्ट वनीला जैसे आता है तो हमें आइसक्रीम आ जाती है याद जो अगर कहा जाए। दूसरा है उसमें धनिया। तीसरा है उसमें बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम कहते हैं, जो इस कुजीन में हम स्पाइसी चीजें खाते हैं, जैसे नॉन वेज ले लीजिए या जो बिरयानी ले लीजिए, उसमें बड़ी इलायची इस्तेमाल होती है। मीठी वाली चीजों में हम हरी वाली यानी छोटी इलायची यूज करते हैं। आंसर है इसका उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपको 101% आ सकता है। क्यों आ सकता है? तो पहले तो हम यहाँ पर एक प्रेस रिलीज देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द 8th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड जो है वो कल्चरल हर्ब्स, यानी जो हमारे घरों में जो हम खाना पकाते हैं या कुजीन है हमारा, उससे ये आयोजित हुआ गुवाहाटी में। और इसमें कई सारे देश, कई डेजिग्नेशंस, मतलब अगर कहा जाए कि कंट्रीज के लोग जो है वो शामिल हुए। दूसरा है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें एक बड़ा रोल रहा। नीचे एक और प्रेस रिलीज है दैनिक भास्कर का, उसमें कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो वर्ड ऑफ द डे के रूप में उन्होंने ये छापा है। इसमें वो लिख रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है जिन्हें कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन तैयार करती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और देश के बीच निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना। सीएसी की स्थापना 1963 में एफएओ डब्ल्यूएचओ ने की थी। इसका मुख्यालय रोम में है। हाल ही में भारत में आयोजित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड जो अगर कहा जाए क्यूलिनरी हर्ब्स की 8वीं बैठक में 3 नए मसाले वनीला, बड़ी इलायची और धनिया को कोडेक्स मानक तय किए गए। यानी अब ये हमारे जो उत्पाद हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पहचान मिल गई। क्या ना, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी अब धनिया को समझ पाएगा, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी बड़ी इलायची या डोंगा इलायची को समझ पाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको उस नजरिए से, यानी दो, मतलब मैंने बता दिया मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सोचिए ना, जैसे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम, बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें, या और भी जो भी एग्जाम है, क्वेश्चन के नेचर के ऊपर होता है। क्या आपने इस बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखा? आप उस टीचर को मत सोचिए कि भाई उनने हमें नोट दिए, वो कैसे, ये तो आज हुआ ना, वो कैसे अपने नोट्स में इसको ला पाते। आपने खुद उसको अवेयर, या तो वो आपके साथ अवेयर हैं या आपने अवेयरनेस के साथ इसको लिखा कि नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये अच्छा आर्टिकल है उन बच्चों के लिए, सबके लिए इतना काम का नहीं है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? देखो, इस इवेंट में हमारी कहीं बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, हम कोई बड़ा जो अगर कहा जाए मुकाम उसमें हासिल नहीं कर, लेकिन चूंकि इवेंट हमारे यहाँ हुआ भुवनेश्वर में, इसीलिए न्यूज में जो है वो ये काम का है। तो अगर हम इसके आंसर को इस न्यूज के साथ देखें यहाँ पर, तो पहले हमारे सामने दो न्यूज हैं। पहला दिख रहा है टेबल टेनिस, चीन का दबदबा, डबल खिताब जीते। तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भुवनेश्वर से खबर छपी है। एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप जो है वो चीन ने एक बार फिर अपनी बादशाह साबित करते हुए डबल खिताब अपने नाम किया। देखो, मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा कि किस देश ने सबसे पहली रैंक हासिल करी, किसने दूसरी करी, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें ज्यादा। लेकिन ये हुआ कहाँ? क्योंकि आपको दिख रहा है 28th, अगर कहा जाए ITTF, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए एशियन टेबल टेनिस यूनियन जो है वो एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, इसमें टीम वर्ड भी लगाना, मैं ऊपर ये यहाँ पर एक टीम वर्ड जो है अगर कहा जाए यहाँ पर एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है ना, क्योंकि टीम के रूप में आएगा। 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिख रहा है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता। मेडल टेली हमने नहीं लगाई, क्योंकि हमको नहीं लगता कि मेडल टेली की कहीं कोई जो है वो इतनी आपको आवश्यकता थी। अगला वन लाइन का ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन जो है वो है नहीं। आपको रफली अगर कहा जाए वन लाइन में अगर आप समझना चाहो तो, कि IUCN के कैंटन मिलर पुरस्कार में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति, सोनाली घोष, सुनीता नारायण और सोनम वांगचुक। तो टेक्निकली ये चारों का संबंध, आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने पर्यावरण के लिए भी काफी, सुधा मूर्ति भले ही जो अगर कहा जाए इन्फोसिस से है, एनवायरनमेंट के लिए भी वो बात रखती हैं। तो इसका आंसर है सोनाली घोष। ये वन लाइन का है, इसमें हमें समझने वाला कुछ नहीं। क्या आप सोचो कि बहुत कुछ समझने वाली चीज हो, तो ये जागरण का एक जो है वो इसमें आर्टिकल लगा हुआ है कि डॉक्टर सोनाली घोष, IUCN, आपको बहुत अच्छे से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि IUCN क्या है। ऑलमोस्ट हम में से हर एक जानता है कि जो रेड डाटा बुक होती है, जिसमें हम संकटग्रस्त प्रजातियां, जिनको अपन इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं, उनकी सूची हमें प्राप्त होती है कि आज भारत में कितनी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, कौन से जानवर संकटग्रस्त हैं, किनको बचाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास करना है। ये सब IUCN की लिस्ट में आता है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि डॉक्टर सोनाली घोष IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में इनको कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। क्योंकि पहली भारतीय वर्ड आ गया तो हमने कहा यार रख लेते, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में स्थिरता के नवाचार के लिए मिला है। ये पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और पार्क प्रबंधन के लिए दिया गया है, वो अभी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन भी MP के लिए अगले एक साल तक के एग्जाम के लिए काम का है, बाकी स्टेट्स के लिए काम का जो है वो नहीं है यहाँ पर। ये एक, आप में से कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि MP के इकोनॉमिक सर्वे, तो MP के इकोनॉमिक सर्वे की मैंने क्या है, अपना जो कोर्स है उसमें 23 क्लासेस पढ़ाई थी बच्चों को। तो वो 23 क्लासेस का एक कोर्स है, चूंकि वो एक्सेस करने के लिए तो ऐप वाला फ्री में तो एक्सेस हमको भी नहीं देता। तो 50 रुपए का कोर्स है, आप में से किसी को लेना हो तो ले सकता है। उसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी उसमें दो टेस्ट भी हैं, 50-50 क्वेश्चन के, और 8 महीने की वैलिडिटी है। तो जब MPPSC का प्री होगा तो एक 100 क्वेश्चन का वर्ड एक टेस्ट इसमें अपलोड करूंगा मैं, और यूनिक होगा, मतलब आपके MP के इकोनॉमिक सर्वे पकड़ में पूरा आ जाएगा उसमें, उस टेस्ट में। और बाकी तो क्लासेस हैं, तो अगर किसी को करना है तो कर लीजिएगा ज्वाइन, उसमें 50 रुपये में तो कुछ जा नहीं रहा है जो है। खनन मंत्रालय, वो एग्जैक्टली दिख गया, मुझे लगा हुआ कि लगवाता तो हूँ ही मैं कि आपको अगर कुछ कोई कोर्स लगता है तो, बट खनन मंत्रालय द्वारा जारी तत्परता सूचकांक में में हटा देना, श्रेणी 1 राज्य में नीलामी और त्वरित परिचालन के लिए किस राज्य को प्रथम श्रेणी में रखा गया या प्रथम स्थान पर रखा गया? आंसर है मध्य प्रदेश। चूंकि MP नंबर 1 पर है, टॉप 3 में 3 स्टेट्स हैं, उसमें हम नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। बाकी 2 स्टेट्स से हमें कोई इतना अभी जो है वो लेना देना नहीं। हाँ, कैटेगरी A में है तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरा गुजरात है। वो पूछेगा नहीं कि राजस्थान या गुजरात। हाँ, आप राजस्थान के स्टूडेंट तो राजस्थान याद रखना, गुजरात के हैं तो गुजरात याद रखना है। तो दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइन हैज रिलीज द स्टेट माइनिंग, ठीक है, रेडीनेस इंडेक्स जो है वो स्टेट रैंकिंग विच इज सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ द इकोनॉमिक माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स। दिस ऑल्सो फुलफिल द अनाउंसमेंट ऑफ मैट अंडर द यूनियन बजट 2025-26 में इसको अनाउंस किया था कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं माइनिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसमें एफर्ट्स आपके किस तरह के हैं। तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं,
कई तरह के स्टेट्स की भी कैटेगरी हैं, जैसे कैटेगरी ए की स्टेट, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कैटेगरी बी स्टेट्स भी हैं, कैटेगरी सी भी हैं। तो मध्य प्रदेश ने काफी जो नीलामी जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करा। हमने ई नीलामी, ई ऑक्शन के ऊपर बहुत काम किया और इसीलिए हम नंबर 1 पर आ पाए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है और वेटेज वाला है। तो आपको एक आर्टिकल यहाँ पर दिख भी रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की नीतियों से मध्य प्रदेश बना न खनन क्षेत्रों में सुधार का अग्रणी राज्य। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य रैंकिंग जारी करी। और इसमें नीचे लिखा है कि इस रैंकिंग में श्रेणी ए में जो शीर्ष 3 स्थान वाले राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। नीचे लिखा है कि मध्य प्रदेश ने खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य, हमारा नीलामी जो प्रक्रिया वो बहुत ही हमने मॉडर्नाइज पैटर्न पे यूज किया, अग्रणी राज्य बनकर उभरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में राज्य में बड़े पैमाने पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी में केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने में मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बनने का गौरव भी हासिल किया। ये इस तरह से हमें ये एक आर्टिकल मिलता है कि मध्य प्रदेश अच्छा खासा जो है वो इसमें एफर्ट्स लगा रहा है और उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी हमको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पंच किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगला है, ये क्वेश्चन तो आप लिख के रख लेना, अगले साल नहीं, अगले 5 साल तक आएगा। 2030 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो इतिहास में अपनी जगह जो है वो तलाश लेगा कहीं, कि भारत में गूगल द्वारा एआई हब की शुरुआत कहाँ की गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक नए युग की शुरुआत है भारत के लिए, आंसर है। और इसका जो, अगर आपने इसको रीड नहीं किया तो तुक्का हमेशा इसमें गलत हो। पुणे, अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। अब एक्चुअल क्या है, अगर हम पुणे को देखें तो मैं आईटी से जुड़ा देखता। अमरावती ऑलमोस्ट अब आईटी के एक नए हब के रूप में उभर रहा है, क्वांटम वैली वहां डेवलप हो रही है। हैदराबाद है ही। लेकिन विशाखापट्टनम को अगर देखें कि एआई से जुड़े हब के रूप में, इसके रूप में हो, तो वहां आंसर्स नहीं मिलते, लेकिन आंसर इसका विशाखापट्टनम। तो आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब का शुभारंभ का स्वागत किया। यहाँ नीचे आर्टिकल लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश का तेजी से सक्रिय शहर विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब का शुभारंभ और एक नए युग की ओर हमको जो है वो ले जाएगा, बकायदा दिखा है यहाँ पर। और सुंदर पिचाई ने भी जो है वो इसका जवाब दिया है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कि ग्रेट स्पीक विद जो इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी ऑफिशियली जो है वो इंडिया एआई टू शेयर, ठीक है, आवर प्लान द फर्स्ट एवर गूगल एआई हब इन विशाखापट्टनम, फर्स्ट एवर गूगल एआई हब यहाँ पर। और बहुत कुछ इसमें होने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ। तो ये लिखा है द हब जो है वो, जो है इसमें आपको दिख रहा है कि गीगावाट स्केल कैपेसिटी और ये सब तो खैर अभी हमारे लिए इतना काम का नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में अपनी एक जगह तलाश लेगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको पूछेगा। अगला है, किताब का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कोई बहुत जानी मानी हस्ती की कोई किताब होती तो याद रखना चाहिए, है ना। रेडी, रिलेवेंट एंड रिजेंट, ठीक है, शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स पुस्तक के लेखक हैं तो जनरल अनिल चौहान, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 14 अक्टूबर का प्रेस रिलीज है कि रक्षा मंत्री ने सीडीएस द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड ठीक है, रिजेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया। बाकी इसमें क्या है, भविष्य में हमारी तैयारी कैसी होगी, हमारे सशस्त्र बलों की क्या कहानी होगी, वो सब हमारे लिए भी इतना महत्वपूर्ण, हमारे और आपके लिए भी किताब के लिए नहीं है, लेकिन किताब किसके द्वारा लिखी गई है हमारे लिए काम का, और आपसे पूछा जा सकता है। तो उस नजरिए से आप जो है वो ये वर्ड को याद रखिए, बाकी भले ही मत याद रखिए। अगला क्वेश्चन भी अभी मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की कैबिनेट में डिसीजन, देखें आपको कितना पकड़ में आता है। श्री अन्न उत्पादक जिलों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्स्ट इज रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन कंपनी लिमिटेड, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ये आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, पेपर सेक्टर को, हम भी वही करते हैं। तो रानी दुर्गावती श्री प्रोत्साहन योजना है। दूसरा है मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा है श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड या श्री अन्न फेडरेशन, आंसर सी यही है। चौथा है मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी मध्य प्रदेश में मंडी और इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आंसर इसका है सी, ये वाला। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसका एक अपन जनसंपर्क का प्रेस रिलीज पढ़े।
तो हमें चार पांच चीजें बहुत यूनिक मिलेंगी। सपोज आप एमपीपीएससी का मेंस लेकर आए, वो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी के उत्पादन पर टिप्पणी लिखो, तो आप तीसरी लाइन से शुरू करेंगे कि रानी, वही रीड कर रहा हूं मैं, अपना नहीं कुछ बता रहा हूं, ये अभी कैबिनेट का डिसीजन है और बिल्कुल अभी का डिसीजन है। तो नीचे लिखा हुआ है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रमुख कोदो कुटकी उत्पादक जिले जैसे जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इस पूरी बेल्ट में हमें कोदो कुटकी का उत्पादन मिलता है। कई उन्नत किस्में, जिनमें से ज्यादातर किस्मों के नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि जो अगर कहा जाए इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको जवाहर कोदो, जवाहर कुटकी आदि नामों से जाना जाता है। तो कई बार ये तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो है वो मध्य प्रदेश में जैसे आपको आ जाए ना कि ग्वालियर, रीवा, झाबुआ, अलीराजपुर, वैसे तो जो अगर कहा जाए कि जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो हमको ये चीज जो है वो याद रहती, ऐसा नहीं कि हमको जो है वो याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपने समाज मतलब दिमाग के लिए ये याद रखना कि इतने जिलों में, यानी जितने भी अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के जो जिले बताएं, इन जिलों में कोदो कुटकी का क्या हो रहा है, उत्पादन। इनको कोदो कुटकी डिस्ट्रिक्ट कहा गया। जस्ट नीचे का दूसरा आर्टिकल, श्री अन्न उत्पादक जिलों में कृषकों से श्री अन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, श्री अन्न फेडरेशन द्वारा कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्री अन्न कुटकी 3500 रुपये कुंटल और कोदो 2500 रुपये कुंटल के उससे जो है वो खरीदी जाएगी। आपको खुद ये भी समझ पड़ गया है कि कोदो कुटकी किस तरह की फसल है। ठीक है, यहाँ पर किसके द्वारा वो किया जाएगा या श्री अन्न फेडरेशन का संबंध किस फसल से है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना कि भाई श्री अन्न फेडरेशन का संबंध किससे है यहाँ पर। तो हाँ, एक और चीज आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सब जिले जो है वो कोदो कुटकी के नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली और अनूपपुर। अगर वो एक जिला एक उत्पाद पूछता है तो मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली और अनूपपुर, ये चार जिले हैं जहां कोदो और कुटकी को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा है। बाकी जो लिस्ट में जले हुए जिले हैं वहां कोदो कुटकी का उत्पादन तो हो रहा है, पर उनमें से कोई भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर कोदो कुटकी या उससे जुड़ा हुआ जिला जो है वो नहीं। उनकी सबकी अपनी अपनी जो है वो अलग अलग जो है, अगर कहा जाए पहचान है। जैसे हम कटनी जाते हैं तो वो स्टोन के लिए फेमस है, उसको कटनी स्टोन कहते हैं। अगर हम जबलपुर जाते हैं तो वहाँ हमको सबको मालूम है कि जबलपुर अपने मटर के लिए, मतलब उसको जबलपुर को मटर के लिए जो है वो पहचान जो है वो मिली हुई है यहाँ पर। ऐसे अगर हम उमरिया चले जाते हैं तो उमरिया का महुआ आज पूरी दुनिया में महक रहा है। हम ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ से उमरिया का जो महुआ है यहाँ पर। तो उमरिया गए तो वो महुए के लिए हमको समझ पड़ गया। शहडोल जैसे लिखा हुआ है तो अभी शहडोल चले गए तो वो हल्दी के लिए। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कहानी को कभी, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, होता क्या है, क्लैश होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। आपने देखो क्या है ना, इस समय जो पढ़ाई है वो बहुत स्मार्ट हो गई। पढ़ाई वो रटने वाले जमाने से निकल गई, क्योंकि चीजें इतनी सारी, अच्छा इंटरनेट के आने से चीजें सरल हुई और जटिल भी बहुत है। सरल हुई और जटिल भी बहुत है क्योंकि ज्ञान बहुत विस्तृत हो गया। अब उसको कोरिलेट करके जोड़ के नहीं रखोगे तो उलझ जाओगे। जैसे ये योजना कोई पढ़ के चला गया जबलपुर कटनी, अब वहां कंफ्यूज हो गया कि वो चार जिले कौन से हैं कोदो कुटकी वाले, पता चले उसने जो है वो शहडोल मारे है, अब वहां शहडोल हल्दी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट। तो आप जब ऐसे लिखते हो तो स्टार बना के नीचे अगर लिख लोगे तो रिवीजन भी हो गया कि भाई जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये वाली कहानी जो है वो लागू नहीं हो रही है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जाएंगे तो जिले अलग अलग, जैसे अनूपपुर चले गए तो हमको दिख रहा है कि हाँ यार कोदो कुटकी के लिए जो है वो अनूपपुर जो है वो पहचाना गया। लेकिन रीवा अगर हम चले गए तो वो सुंदराजा आम के लिए। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। फिर अगला है कि खान मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस खनिज को पूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया, कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज। तो इसका आंसर है चूना पत्थर। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें, खासकर अभी इसी साल के, तो जो मिनरल्स हम सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं उसमें चूना पत्थर भी है। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, पर ये है कहानी क्या है ये समझिए। देखिए मिनरल्स को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं माइनर मिनरल्स, ठीक है, आम भाषा में गौण खनिज बोलते हैं। इनके पास स्टेट्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं इसमें। जस्ट लाइक आप सोचो कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में रेत खनन के लिए कोई लाइसेंस जारी करे तो नहीं करेगी, क्योंकि वो मेजर मिनरल में नहीं आता जो है। तो सैंड माइनिंग पॉलिसी तो एमपी गवर्नमेंट बनाएगी और सैंड माइनिंग रूल भी एमपी गवर्नमेंट बनाएगा।
लेकिन अगर हम सोचें कि कोयला अगर मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो कोयले के लिए कि भैया हम कोयला बेचेंगे इस तरह से, नहीं, वो केंद्र जो कोल इंडिया लिमिटेड को राइट है। आप जितनी कोल माइंस मध्य प्रदेश में देखो, वो जिस भी जगह कहा जाए कंपनी के अंदर चल रही है, वो कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर ही है, केंद्र सरकार के अंदर ही है, राज्य सरकार नहीं चलाएगा उसको। तो मेजर मिनरल्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग देखती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे यहाँ अगर मान के चलिए हीरा है, तो नेशनल मिनरल जो है वो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी। एनएमडीसी अगर कहा जाए, आप अगर यहाँ सिंपल टाइप करिए एनएमडीसी डायमंड, तो मध्य प्रदेश का ही आर्टिकल खुलेगा। ये लिखा हुआ एनएमडीसी का तात्पर्य मध्य प्रदेश के पन्ना में एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज नियामक संस्थान एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान से, वो खुद बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं रहा, वो एनएमडीसी जो अगर कहा जाए अपनी, तो कहानी जो है वो लिंक होती है। तो मेजर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो इंडिया लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी एनएमडीसी, और इसी के पास जो है हमारे डायमंड के भी हैं। तो जितने भी हीरे से संबंधित जो भी प्रक्रिया हो रही है वो ये देख रहा है। तो लिखा है इस्पात मंत्रालय के तहत कार्यरत जो है वो देश में जो है वो डैश 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 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अपनी हीरा पन्ना हीरा खदान से निकले अपरिष्कृत हीरों के लिए डैश ये प्रक्रिया कर। तो मेजर और माइनर, अब आप कहोगे यहाँ क्या है, तो देखो यहाँ वो लिख रहे हैं कि चूना पत्थर को पहले हम उपयोग के आधार पर मेजर और माइनर, गौण को बोलते हैं माइनर, गौण लिखा हुआ है माइनर के रूप में। जैसे लिखा भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रयुक्त चूने का निर्माण हेतु भट्टियों में प्रयुक्त चूने को गौण खनिज बोलते थे, यानी पहले जो आप भवन के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है, भट्टियों के लिए यूज कर रहे थे, वो गौण था। और सीमेंट, रसायन, चीनी, उर्वरक, इस्पात, इन सब में चूना पत्थर लगता है, सब में इसके लिए यूज कर रहे थे, तो वो मेजर मिनरल है। जैसे इस्पात में आपको सबको मालूम है, 10वीं क्लास में याद करो, कितना याद है, तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है पीछे। 10th क्लास में एक डायग्राम याद करके गए थे एग्जाम में, ब्लास्ट फर्नेस का, हिंदी में बोलते थे बात्या भट्टी। बात्या भट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कच्चे माल में से चूना पत्थर भी, क्योंकि वो जो भट्टी का तापमान है उस लेवल तक लाने के लिए हमको चूना पत्थर डालना पड़ता है उसमें। कभी भी आप बात्या भट्टी, उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं इंग्लिश में, उसके आप फोटो देखो, ये सब पढ़ा है आपने स्कूल में। तो वहां वो लिख रहा है कि आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए, केमिकल इंडस्ट्री, चीनी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इस्पात इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो वो मेजर मिनरल। बाकी के रिस्पेक्ट में बात करें तो माइनर। अब वो प्रश्न कैसे करेगा, क्योंकि और हमसे क्यों कर सकता है, देखिए पहले तो पूछेगा इनमें से किस में जो अगर कहा जाए चूने को मेजर मिनरल के रूप में देखा गया है, तो अब तो आ जाएगा उपरोक्त सभी, नहीं तो पहले तो क्या हो जाता है कि भवन निर्माण में प्रयुक्त चूना, भट्टियों में प्रयुक्त चूना, चीनी उद्योग में प्रयुक्त चूना, ऐसे लिख देता। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्यों आ सकता है, तो उसके कारण के लिए हम एक छोटे से आर्टिकल पे जाए तो हमको आंसर तक ले जाएगा वो। उस आर्टिकल के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। ये इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, वो लिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जो खनिज भंडार है, मुख्य खनिज, मेजर मिनरल है ना, हीरा, आयरन और हेमेटाइट, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, कॉपर, बॉक्साइट, ये हमारे मध्य प्रदेश के मेजर मिनरल है। कोई पूछे इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का मेजर मिनरल नहीं है, तो जो बाकी नीचे 31 की लिस्ट होगी, वो आप जो अगर कहा जाए, जैसे जैसे डोलोमाइट है, डायोस्फर है, और भी जो अगर कहा जाए यहाँ पर उसमें, और हमारी जो इनकम है वो मेनली मेजर मिनरल्स है। तो अब ये पॉलिसी बन गई नेशनल लेवल पर, तो उसमें जो अगर कहा जाए कि अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है, बंदरबाट जो नहीं होगी पहला। और दूसरा, चूने के उत्पादन में हम इंडिया में अपनी ठीक ठाक पोजीशन रखते हैं। मतलब जैसे कोई पूछेगा कि भाई क्या चूना उत्पादन है, तो आप ये वाला लाइन एग्जाम में याद रखोगे, कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, कि आप अगर इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो कि विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि, आप ज्यादातर देखो इस पूरी लिस्ट के अंदर, ये पूरी लिस्ट आप ध्यान से देखो, इसमें लोह अयस्क और जो अगर कहा जाए चूना पत्थर, इसमें अच्छी ग्रोथ, 23.66% पिछले वर्ष की तुलना में चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में तो हम बहुत बढ़िया जो है वो कर ही रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये भी है। और जो टॉप, मतलब जैसे कहते हैं ना वो प्रोडक्शन के आधार पर, जैसे कोई पूछ लेता है कि भाई सबसे ज्यादा क्या है, तो उसमें भी चूना पत्थर जो है वो अपनी जो है वो अलग एक पहचान जो है वो बनाए हुए है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ताम्र अयस्क यानी कॉपर और मैग्नीज में प्रथम, रॉक फास्फेट और चूना पत्थर में द्वितीय, कोयले में चतुर्थ, ठीक है, बॉक्साइट में छठवें स्थान पर जो है अगर कहा जाए हमें, इन सब में मध्य प्रदेश अच्छी स्थिति पे इस साल के। कोई ये मत कहना कि ये सर ये आंकड़े तो हमने बदले हुए देखे, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दिए।
तो इस नजरिए से ये प्रश्न जो है वो मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने पूरा बता दिया। अगला, अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है या कांस्टेबल का, उसके लिए क्वेश्चन बाकी में तो नहीं आएगा, उसकी वेटेज नहीं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि एजुकेशन वर्ल्ड, एक सेकेंड, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के किस जिले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर इसका भोपाल है। ठीक है, बाकी और कुछ हमारे काम का नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में भोपाल के मॉडल स्कूल को प्रथम स्थान मिला। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर ने एजुकेशन वर्ल्ड संस्था के द्वारा जारी सरकारी स्कूल की रैंकिंग 2025-26 में पहला स्थान प्राप्त किया। उस नजरिए से बस इतना याद रखना, बाकी और कोई हमारे जो है वो काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, मोस्ट, यहां पर अगर कहा जाए, यानी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हाल ही में चर्चा, अब ये क्यों आएगा ये भी मैं बताऊंगा। हाल ही में चर्चा में रहा आराताई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ये भारतीय इंस्टेंट जो है वो मैसेजिंग ऐप है, बिल्कुल सही है। और इसको जोहो कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया, यहीं चेन्नई की, ये भी सही है। ये व्हाट्सएप का एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक स्वदेशी ऐप चाहिए, तो उस नजरिए में ये पहला है। दूसरा है कि अराताई को ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कब लॉन्च किया गया, हाँ, पर याद रखो। दूसरा है स्वदेशी व्हाट्सएप या मेक इन इंडिया मैसेजिंग एक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ये भी सही है। और आंसर है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि आखिर जो अगर कहा आ जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो हमको क्यों जो है वो आ सकता है, तो उसके पीछे हमको एमपी का तो ये आर्टिकल दिख रहा है कि एमपी ट्रांसको में व्हाट्सएप की जगह अब आ रहा है, यानी प्रमोट कर रहे हैं। नीचे लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भारत में निर्मित स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराताई का प्रयोग शुरू किया है। जोहो कॉर्प द्वारा विकसित यह ऐप विदेशी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सुरक्षित और मजबूत विकल्प माना जा रहा है। एमपी ट्रांसको में सबसे पहले शहडोल डिवीजन में इसको जो है वो यूज किया गया। राताई पूरी तरह से भारत में विकसित और सुरक्षित विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए पूरा काम का तो नहीं, लेकिन जो अगर कहा आ जाए, हमको ये बात समझ पड़ी कि जो अगर कहा आ जाए कि क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे भी हमारे सामने है कि भारत में बहुत सारी, जैसे जो अगर कहा जाए कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक ऐप आई थी, उसका नाम था कू ऐप। ठीक है, वो भी काफी जो है वो ट्विटर का जो है वो एक सब्स्टिट्यूट थी, तो उसको भी शुरू किया, लेकिन फिर बाद में लोगों का रुझान कम हो गया तो वो नहीं आई। बट उसका भी क्वेश्चन एग्जाम वाले ने पूछ लिया कि भाई जो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए कू ऐप किस द्वारा, देश द्वारा, वो पीली सी चिड़िया वाली देखी होगी, कू जो है वो, कू ऐप किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो उन्होंने कहा था भाई इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं। तो जैसे कू बैंगलोर स्थित एक कंपनी ने डेवलप करी थी, वैसे ही ये एक चेन्नई स्थित कंपनी ने करी है अराताई। अभी सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है मेक इन इंडिया के तहत। देखने वाली बात है कि क्या होगा। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में क्यों ले लिया आपने, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो क्वेश्चन लिया, उसके पीछे का तर्क देखिए। पहले तो आपको आंसर तो सबको मालूम है, बालाघाट है ना। तर्क ये है कि एक पेपर में आर्टिकल आता है 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। वो लिखता है कि बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला में लिंग अनुपात बेहतर, क्योंकि यहाँ बेटियां बोझ नहीं। ठीक है गौरव। तो अभी आपको समझिए, इस आर्टिकल से समझ पड़ेगा, एक तो जनजातीय संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर। और दूसरा आपका रिवीजन होगा, जैसे लिखा है कि मध्य प्रदेश में औसत लिंग अनुपात 931। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि बालाघाट में लिंग अनुपात 1021, अलीराजपुर में 1011, मंडला में 1008 है। जनजातीय समाज की परंपराएं जिनमें पालने में बेटियां हमेशा मुस्कुराती रहीं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सोचिए, आप में से किसी ने पीएससी का इंटरव्यू दिया होगा, क्या वहां नहीं पूछते कि मातृ सत्तात्मक समाज की विशेषताएं बताइए? क्या जब हम आहार अनुदान योजना की बात करते हैं बेगा, भारिया, सहारिया के लिए, तो क्या हम ये नहीं बोलते कि परिवार की महिला मुखिया के ही खाते में जाएंगे वो 1500 रुपए? तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल लिंक होते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले टॉप 3 जिलों में अलीराजपुर शामिल है। जिले का लिंग अनुपात 1011 है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता निदेश अलावा बताते हैं कि आदिवासी समाज की परंपरा में, संस्कृति में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। और नीचे जो अगर कहा जाए यहाँ पर, और नीचे ये लिखा भी हुआ है कि महिलाएं ही आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करता मानी जाती हैं। आदिवासी समाज में एक परिवार में 3 से 4 लड़कियां होना आम बात है, इसे बुरा नहीं माना जाता। ऐसे आर्टिकल से हमको समझ पड़ता है
कि जनजातीय संस्कृति में महिला बहुल समाज है, महिलाओं को महत्व दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए वंश परंपरा में उनकी एक अलग महत्व होती है। ठीक है, तो ये अब एक आर्टिकल्स ऐसे एग्जाम में आते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी 2011 की ही जनगणना हम यूज कर रहे हैं, नई कोई जनगणना तो आई नहीं। तो अगर हम यहाँ से इसको अगर टेक्निकली इसको, एक मिनट रुक के दिखाता हूँ मैं आपको एक फिगर और। देखिए सपोज में 2011 के आपको सेंसस के फिगर पर ले गया है। तो अगर हम डिवीजन के हिसाब से भी देखें टोटल में सेक्स रेशियो, तो आपको दिखेगा कि वो डिवीजन जहां जनजातीय समाज अच्छा खासा है या जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहां आपको अच्छा खासा सेक्स रेशो मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे यहां दिख रहा है आपको, अगर हम कम फिगर्स में जाएं, जैसे एक हमने लिखा ये जो अगर कहा जाए 848, ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि चंबल डिवीजन में जनजातीय आबादी बहुत कम है, तो आपको यहाँ पर 848 दिख रहा है। लेकिन अगर इसी फिगर के अंदर अगर हम बड़े आंकड़ों की ओर जाएं, मतलब सबसे ज्यादा आंकड़ों की ओर जाएं, तो जो आंकड़े यहाँ पर आपको ज्यादा वाले दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमको यहाँ पर ये 1058 दिख रहा है यहाँ, तो उसके आसपास का पूरा इंदौर के आसपास का बेल्ट आप ध्यान से देखो, आपको खुद समझ पड़ेगा। जबलपुर है उसको देखो, आपको खुद समझ पड़ेगा। शहडोल है उसको देखो, आप ये खुद महसूस कर सकते हो कि वो डिवीजन, जिन डिविजन्स में जनजाति बहुल आबादी का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द हाईएस्ट टोटल सेक्स रेशो ऑफ दैट शहडोल डिवीजन 968। हमको मालूम है शहडोल डिवीजन के अंदर आने वाले जिले जो अगर कहा जाए जनजाति बहुल है, हमको मालूम है कि जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले हम, ठीक है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन सबसे कम में दिख रहा है चंबल डिवीजन। तो ये आपको कुछ समझ पड़ता है। और डिवीजन के साथ अगर आप डिस्ट्रिक्ट को भी क्लासिफाई करोगे तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, सिवनी, बड़वानी, अनूपपुर, अगर आप उठाकर ये यहां से मैं केवल शुरू के 15 जिले पकड़ लूं, ये 15 के 15 जिलों में आपको जनजातीय बहुल समाज मिल जाएगा, 15 के 15। लेकिन अगर मैं नीचे से जाऊंगा तो आपको उतनी चीजें नहीं मिलेगी, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कह रहा, ये तो खैर दो 55 जिले तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 2011 के आंकड़े हैं, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है ये। बट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए आप, कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम रिवीजन कैसे करेंगे। अभी हमारा 3 जिलों का ये टॉप 3 का रिवीजन हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया कि टॉप 3 में कौन शामिल नहीं है, तो 3 यहाँ याद रहे कि अच्छा इसमें बालाघाट भी था, इसके अंदर जो है वो अलीराजपुर भी था, मंडला भी था, तो अब हमको ये आ गया कि यार इसमें डिंडोरी नहीं होगा, टॉप 3 में तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे जो है वो एग्जाम में जो है वो आते हैं। अगला है, हाल ही में गीतकार प्रसून जोशी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो इसमें आप 3 चीजें याद रखिए। प्रसून जोशी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही एक जानी मानी एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है 2024 के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी इससे पहले हमने लता मंगेशकर वाला पढ़ा था 2025 वाला, यहाँ 2024 वाला है। 24-25 मतलब 24 जहां शुरू होता वहां काउंटिंग होती, 24-25 लगा मतलब 24 की कहानी चल रही, 25-26 लगा मतलब 25 की चल रही। तो 24 के लिए ही मिला है, 5 लाख रुपए का उनको पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो अब आप सोचिए, मैं जैसे मैंने इससे पहले आपको लता मंगेशकर, जिनने वो वाला वीडियो ना देखा वो देखिए, आपको खुद यूनिक चीजें पता चलेंगी कि अवार्ड कैसे दिया जाए। आप में से कितनों को मालूम है कि किशोर कुमार सम्मान कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो उन क्षेत्रों के लिए हम यहां पर चले गए। ठीक है, पहला है निर्देशन, दूसरा है अभिनय, तीसरा है पटकथा और चौथा है गीत लेखन। अब 97 में पहली बार दिया गया, यानी किशोर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत 1997 में हुई। ये पहला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पूरे, एक सेकंड में इसका साफ वाला प्रिंट दिखाता हूं आपको, 1 मिनट होल्ड करिए। अब जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 4 अलग अलग हैं, लिखा हुआ है कि सम्मान के लिए चुने जाने के समय निदेशक, अभिनय, पटकथाकार या गीत लेखन में सृजन सक्रिय होना जरूरी, मतलब एक्टिव व्यक्ति है कोई, दिवंगत को नहीं देंगे। प्रख्यात पार्श्व जो है वो हरपत मोला कलस्कार कलाकार के बारे में वो तो अब आपको सब पता है। अब ध्यान से समझिएगा, वर्ष 2024 के लिए गीत लेखन के लिए सम्मान मिला। अब यूनिक चीज देखिए, अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, फिर देखिए निदेशन, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, फिर देखिए निदेशन, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, यानी हर साल एक विधा कोई मिल रहा है। तो यहां लास्ट में निदेशन, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, यानी आपसे कोई प्रोडक्शन लगवाए कि भाई नेक्स्ट ईयर
किसको जो अगर कहा जाए कि किशोर कुमार सम्मान मिलेगा, तो आप ये कह सकते हो जिसको भी मिलेगा वो फिल्म डायरेक्टर होगा। ठीक है। और उसको मिल गया तो आपका दोस्त करे यार तूने तो गजब का बताया, तू तो कह रहा था उस समय कि वो फिल्म डायरेक्टर को मिलेगा। उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि अच्छा ये प्रक्रिया ही ऐसी होती है। कई बार हमको ऐसे ही लोग जो अगर कहा जाए बना देते हैं, और हम कहते हैं अरे यार क्या तो गजब नॉलेज है यार बंदे को। तो दिख रहा है कि वो ऑर्डर है। अब ये तो साफ है कि 25 के लिए जिसको भी मिलेगा वहां टिक लगाते समय आप 1 साल बाद का भी पेपर लगाओगे तो अभी एक नॉलेज की चीज है कि यार जो भी ढूंढना है वो गायक नहीं ढूंढना है, मुझे फिल्म डायरेक्टर ढूंढना है। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म डायरेक्टर थे, सबको मालूम है जानी मानी जो फिल्म उन्होंने बनाई। उसके पहले अगर कहा जाए कि प्रियदर्शन, कितनी सारी जो है वो फिल्म बनाई प्रियदर्शन ने। तो ये एक उस तरह से जो है वो प्रश्न आती है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक जाने माने जो है वो गीतकार हैं प्रसून जोशी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, पर तेरी परवाह करता हूँ। कितना बढ़िया गाना है। वो आपने सुना ही होगा, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा एक और यूनिक चीज जो आपको बिल्कुल यूनिक बता रहा हूं मैं। ये जो अवार्ड इनको मिला, इसकी जो चयन समिति थी, इसमें भी वो हस्तियां थीं जो मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय मंच पर जाने माने तरीके से पहुंची। सुश्री हिमानी शिवपुरी मध्य प्रदेश की जानी मानी रंगकर्मी। गोविंद नामदेव मध्य प्रदेश के जाने माने अगर कहा जाए रंगकर्मी। आपको फोटो दिखाता हूं। हिमानी शिवपुरी आपने कितनी सारी फिल्में देखी होंगी। वो जब मैं अपनी ऐसे नॉर्मल जो बिना एमसीक्यू वाली क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने बोला था सर वो हीरो हिंदुस्तानी वाली जो हीरो मुझे अगर कहा जाए वो फिल्म थी गोविंदा की, कोई सी बताई थी उसने, उसमें उसकी बुआ बनती है वो। तो हिमानी शिवपुरी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नाम, ये थी उस कमेटी में। गोविंद नामदेव दिख रहा है, बहुत कॉमन, ये सब एमपी की पर्सनालिटी। लेकिन हिंदी सिनेमा में सुविख्यात अभिनेता गोविंद नामदेव का जन्म सागर में हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपने गोविंद नामदेव को जो है वो नहीं देखा हो, आप सबको गोविंद नामदेव याद ही है, चेहरा भी याद है। मुकेश तिवारी, ठीक है। पल 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 बढ़ रहा है रेट, वो वाला डायलॉग तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो मुकेश तिवारी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। और सागर में आपको दिख रहा है कि उनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ। फिर नीचे जाएं तो जयंत देशमुख एक जाने माने रंगकर्मी, जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ लेकिन भोपाल के भारत भवन से लंबे समय तक जुड़े रहे। जयंत देशमुख भोपाल के भारत भवन के साथ जुड़े रहे। इस बहाने आपको कम से कम आज 4 ऐसी पर्सनालिटीज का ज्ञान हो गया जिनका सरोकार मध्य प्रदेश। सोचिए, क्या हमने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान इस नजरिए से पढ़ा कि उसने न केवल एक अवार्ड तैयार कराया, उसकी अप्रोच तैयार कराई, बल्कि 4 उन हस्तियों से भी हमें मिलवाया जिन्होंने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई, और हमें प्राउड फील, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार बहुत अच्छा रोल करते हो वो मुकेश तिवारी। मैंने कहा, साहब हमारे एमपी के हैं वो। तो वो चीजें जो है वो अगर कहा जाए रोल प्ले करती हैं। तो उस नजरिए से ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए, अगला 1 लाइन का है। आदि कर्मयोगी अभियान में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है। यहाँ पर द्वितीय, ये इसमें कुछ ज्यादा जो है वो काम का नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला कि मैं 2 तरह से प्रश्नों को चुनता हूँ। एक मुझे लगता है कि अभी जो है वो अगर कहा जाए जो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं उसके हिसाब से, और एक पीएससी में आ सकते हैं उसके हिसाब से, ये वहां आ सकता है कि आदि कर्मयोगी अभियान में हाल ही में देश में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर, ये वहां आ सकता है। और फिर है हैंनली, हैंनले गलत लिखा गया, हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स 2000 में 25 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है। 63, 82, 85, 102, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने अपने स्तर पर कर ही लिया होगा कि उसमें मध्य प्रदेश 85वें स्थान पर है। यहाँ पर ये मतलब इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई 1 लाइन के लिए बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको अपनी कॉपी में हर वीक, आपको सोचिए मैं आईटी के कुछ क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ हर वीक। ठीक है, हर वीक जो अगर कहा जाए, पिछले वीक भी मैंने आपको कुछ चैट जीपीटी के टूल्स और ये सब बताए थे कि जो करेंट्स हैं, तो कॉपी में यहाँ पर आपको नया मिल गया कि गूगल का नया एआई टूल ओपन, इसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया। किस तरह के प्रोजेक्ट, अब आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कोडिंग की जरूरत नहीं है आपको, कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि जावा स्क्रिप्ट सीखो ना, जावा सीखो ना, पाइथन सीखो, लैंग्वेज सीखना पड़ती थी, हाई लेवल लैंग्वेज, अब कुछ नहीं। तो अब आप खुद अपनी जो है वो वेबसाइट्स बना सकते हो, मिनी वेबसाइट्स। स्क्रीन पे दिख रहा है गूगल, ठीक है, ओपन, अब गूगल से आसानी से बनाई। अमर उजाला की खबर है, अपना खुद का मिनी वेब ऐप यहाँ से जानिए।
अच्छे समाचार पत्र हैं ये। आजकल तो क्या हो गया, ई न्यूज़पेपर बहुत सारा है। अभी एक दिन देख रहा था, हमारा उजाला का तो 75 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आजकल। ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप अच्छा पढ़ते हैं तो ऐसे भी खुद भी अपने स्तर पर जो है वो पढ़ा करें। तो मिनी वेब ऐप बनाने की सुविधा ये है, और उसको गूगल ओपेन नाम दिया गया। इसके अलावा हमें कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं इसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है वो एक आध साल काम आएगा हमारा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लेटिनम समूह के खनिजों की खोज की मंजूरी मिली? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बैतूल। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। अब हमारे काम का क्या है? हमारे काम के दो हिस्से। पहला तो यही हो गया कि प्लेटिनम समूह की खोज मध्य प्रदेश में कहाँ हो रही, तो बैतूल हो गया। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ये पकड़ में आ गया। दूसरा कि उसको आपका दिमाग खराब करना। पेपर सेटर कई बार दिमाग खराब करने की भी कोशिश करता है। तो प्लेटिनम समूह की 6 धातु हैं। प्लेटिनम, पॉलिडियम, रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम और आर्सेनियम। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि ये प्लेटिनम को छोड़ देगा, वो यही पूछ लेगा रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम जो किस समूह की धातु है। अब अपने को वहां एग्जाम में आना चाहिए। तो ये एक केमिस्ट्री के लिए भी तैयार हो गया कि अच्छा ये है। और अभी आईटी वगैरह के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी आदि में इनका बहुत जो है अगर कहा जाए रोल, उस नजरिए से ये प्रश्न आपको आ सकता है। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पहला अंडर वाटर जो है वो इंटरव्यू दिया? पलाऊ। कुछ याद नहीं रखना है कुछ। ठीक है, बस ये है कि हाँ यार, पलाऊ के राष्ट्रपति ने दिया दुनिया का पहला अंडर वाटर। तो एक अप्रोच के लिए कि हाँ ठीक है। मालदीव ने माँ से बच्चे को होने वाले ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न कि माँ से जनरली क्या होता है ना, हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस, ये एक जगह क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ऐसे अगर आप हेपेटाइटिस बी वाले के बगल में बैठे तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है। ठीक है, अनसेफ सेक्स से हो सकती है। इसलिए इनको एसटीडी में भी रखा जाता है। तो माँ से बच्चे को होती है। और कई आज ऐसा है, अगर आप हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि बच्चे को माँ से हेपेटाइटिस बी मिला और बच्चे के 20, 25 या 30 साल की उम्र में उसको पता चला। वो 30 साल का हो गया तब पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है। तब तक उसको सिम्टम ही नहीं दिखे उसके। तो इसमें हमको ये छोटे देशों से सीखना चाहिए। तो विच डिजीज नॉट अमंग द थ्री डिजीज द मालदीव हैज दी कॉन्कर्ड द, ठीक है, एलिमिनेटिंग द मदर एंड चाइल्ड ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV। और इसका आंसर है खसरा। खसरा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि खसरा ऐसे भी ट्रांसमिटेड नहीं है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता खसरा यहाँ पर। उसमें भी पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने रेशे निकल आते हैं यहाँ पर। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि मालदीव ने कर दिया है कमाल। माँ से बच्चे में जाने वाली HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस। इससे आपको एक और चीज अच्छी समझ पड़ी कि ये सब ही जो है वो बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज में STD के अंतर्गत आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यौन संचारित रोगों में भी इनको जो है रखा जाता है। और जानकारी ही बचाओ इनके लिए। जितना ज्यादा हमको सही जानकारी हो। और उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जैसे अमिताभ बच्चन जी को जब कुली मूवी की शूटिंग के दौरान वो चोट लगी और उन्हें संक्रमित खून किसी का चढ़ा दिया गया, तो उनको हेपेटाइटिस का संक्रमण हो गया। तो ये जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती हैं। और इसके अलावा फिर बाकी तो मैंने बताए हैं कारण, कि टेटू बनाते समय बहुत ध्यान रखना है। जो है वो अनसेफ सेक्स जो है वो भी एक कारण है। आज के युवाओं में एक जो खतरनाक लत आ गई है ड्रग्स की, तो कई बार एक ही इंजेक्शन से जो है वो ड्रग्स ले लेते हैं, उसमें भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है और इनसे अपने आप को बचाना भी है। हम तो ये कहेंगे। अगला, AR रहमान ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर वर्चुअल म्यूजिकल बैंड प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया? आंसर है गूगल क्लाउड। अच्छा क्वेश्चन है, आप IT में रख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन का वेटेज तो है कि गूगल क्लाउड के साथ मिलकर रहमान ने बनाया वर्चुअल म्यूजिकल बैंड। तो रहमान ने सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया। तो नीचे आपको दिख रहा है कि सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया। यह एक वर्चुअल बैंड है जिसमें AI से बने मेटा ह्यूमन, आपको मैंने बताया भी है, पहले भी कई बार बताया, जिस आभासी जगत में हम और आप हैं आज, वो मेटा वर्ल्ड है। उसको मेटा वर्ल्ड कहा जाता है। उसमें कोई चीज वास्तविक नहीं है, आभासी है। ठीक है, एक वर्ड यूज किया जाता है, आप खुद भी ढूंढिएगा इंटरनेट पे, मेटावर्स। मेटावर्स शब्द का उद्देश्य यही। तो आज सरकार भी जो E गवर्नेंस की सर्विसेज दे रही है अब धीरे धीरे, वो मेटावर्स की ओर बढ़ रही है। वो सीधे फिजिकल असिस्टेंट आपको उपलब्ध नहीं कराएगी। आने वाले समय में हर चीज वर्चुअली ही वो अपने हाथ से चीजों को खींच रही है धीरे धीरे। हम सब मेटावर्स की ओर जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं।
तो वो है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ हमारे लिए इसमें जो है वो काम का है। इतने ही जो है वो हमको याद रखना है कि क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, आप खुद देखिए, सैम ऑल्टमैन ने कहा चैट जीपीटी पर एडल्ट यूजर के लिए एरोटिक कंटेंट। अब याद देखिए, जस्ट पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़िए, मैंने वहां बताया था कि एक्स प्लेटफॉर्म अभी अपने एरोटिक कंटेंट के लिए विवाद में आ गया है। अभी विवाद में आ गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना कि वही बात अब अगले हफ्ते मिल रही है कि वो भी कह रहे हैं कि यार हम भी करेंगे ऐसा, अगर वो एक्स प्लेटफॉर्म कर रहा है तो। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिंपल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये हो रहा है। समुद्र शक्ति नाम से ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ होगा क्या होगा वो भी एग्जाम में नहीं है, विशाखापट्टनम में। बस इतना ही हमको जो है वो याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पैट्रिक हैरमैन किस देश के राष्ट्रपति? ये भी वन लाइन का, 1% की वेटेज वाला। 99% ऐसे क्वेश्चनों के आने की संभावना नहीं होती। फिर आप कहोगे आप लेते क्यों हो? कई बार क्या होता है ना, पेपर सेटर मैच द कॉलम में दे देता है चार, राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्र को सही सम्मिलित नहीं है ऐसा लिख दिया, क्या करोगे आप? तो कई बार एक आध बार ध्यान रहता है कि अच्छा वो पैट्रिक हेरमैन ने, अच्छा 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 वो फलाना सेसेल्स को देखा था। तो एक आध पता होता है चार में से। तो कई चीजें आपको बताऊंगा अभी मैं, कि पेपर सॉल्व करना भी सिखाऊंगा अभी। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो एक्चुअल क्या होता है ना, थोड़ी ऊपर नीचे होता रहता है फ्लक्चुएशन। जैसे पिछले हफ्ते मैंने नोबेल प्राइज वाला बनाया, आप एक बार देखना जरूर, आपने देखा नहीं उसको मुझे लगता है, क्योंकि उसको बहुत कम लोगों ने व्यू किया उसको। मैंने उसमें नोबेल प्राइज नहीं पढ़ा, उसमें समझाया उनको कि उनसे क्या चीजें आपको लिंक हो सकती है। तो अभी पेपर में भी क्या नेचर से आप, एक भी चीज पता है तो जाने के रास्ते कैसे खुलते हैं वो भी हम देखेंगे। तो उस नजरिए से ये प्रश्न आ सकता है, बाकी और कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन की वेटेज है। तो इस तरह से इस वीक का करंट अफेयर्स, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे आप सब। अगर आप एमपीपीएससी 2026 को फोकस कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हम फाउंडेशन कोर्स पे आ चुके हैं, हमारी छलांग उसके ऊपर बढ़ चुकी है। अब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके हिसाब से 50-50 मोड पर है वो, मतलब उसमें कंटेंट इतना है कि आज अगर आप उसको लेते हैं तो आपका पूरा एमपीपीएससी फाउंडेशन तो तैयार हो जाएगा। दूसरा कि जो फाउंडेशन बैच है जिसमें एमपीपीएससी प्री 2026 भी हम कहते हैं, खाली प्री तैयार नहीं कराता, मेंस में भी उतने टॉपिक जितने फाउंडेशन के कोर सब्जेक्ट में, पूरे मेंस में भी आपके वर्ड टू वर्ड तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो कभी डिस्क्रिप्टिव के बिना पढ़ाता ही नहीं कि वन लाइन में पढ़ाऊँ विस्तार से। तो टेस्ट सीरीज है, क्लास है, लाइव क्लास उसमें शाम को होती है 6:30 to 8:30 डेली, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहती हैं। कम्युनिकेट करता हूँ बच्चों के साथ, उनके ग्रुप्स हैं, हेल्दी ग्रुप है, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप में से किसी को लगता है तो 4999 का है, आप ऐप से एक्सेस कर सकते हैं नीचे स्टोर फीचर पे जाके, यहाँ पर। बाकी करंट अफेयर्स और अन्य वीडियो के लिए बने रहिए साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट से पुराने वीडियो भी जो है देखिए, उम्मीद है कि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद, आप सबको खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए।